जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशंस। मैं हूं राजीव शर्मा, जहां मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करता हूं आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डेली टॉपिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जानना शुरू करते हैं बिना देरी की। आज का पहला टॉपिक है बिरसा 101। बिरसा 101 क्या है? इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एक साइंटिफिक इशू है बेसिकली, लेकिन इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जुड़ी हुई है। रिसेंटली 15 नवंबर को यानी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, की जयंती निकली है, जिसे हम जनजातीय गौरव दिवस यानी कि ट्राइबल प्राइड डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बिरसा जो नाम है ये उन्हीं के नाम से आया है। किसके नाम से आया है? बिरसा मुंडा के नाम से आया है। इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। इन्हें क्या कहा जाता है? धरती आबा। क्या कहा जाता है? धरती आबा। इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। इन्होंने एक नया धर्म, एक नया पंथ, एक नया संप्रदाय, अ न्यू सेक्ट बनाया, जिसका नाम था विरसायत। ये झारखंड के रहने वाले थे और भारत के जितने भी जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो इन्हें भगवान के रूप में ही पूजते हैं। उसका कारण है क्योंकि अंग्रेजों के समय यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड में, कॉलोनियल एज में, स्पेशली व्हेन द ब्रिटिश क्राउन वाज रूलिंग ओवर इंडिया, he fought for the tribal rights of जल, जंगल एंड जमीन। इन्हें सम्मान देते हुए हालिया तौर पर एक प्रमुख मेडिसिनल, क्या मैंने बोला? मेडिसिनल, राइट, यानी कि चिकित्सकीय खोज की गई, रिसर्च किया गया, शोध किया गया, एक नया डेवलपमेंट किया गया, जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया है, जो है बिरसा 101। क्या है? बेसिकली इंडिया की पहली इंडिजीनियस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी है। क्या है? ये एक जीन थेरेपी है। ये एक प्रकार का इलाज है। और इलाज किसका है? ये इलाज है सिकल सेल डिजीज का। किसका इलाज है? सिकल सेल डिजीज का। अब जिन लोगों को पता है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूं। हमारा जो शरीर है, इसमें पाई जाने वाली डिफरेंट सेल्स यानी कोशिकाओं में से एक RBC यानी रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका होती है। सामान्य रूप से इन नॉर्मल कंडीशंस ये जो रेड ब्लड सेल होती है वो सभी लोगों में, सभी एनिमल ग्रुप में सर्कुलर या राउंड शेप की होती है और फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि गोल या कि फिर वृत्ताकार होती है और बहुत ही ज्यादा चिकनी और फ्लेक्सिबल यानी कि नाजुक होती है। इसका ये चिकनापन और नाजुकपन जो होता है वो इसे हमारे शरीर की पतली से पतली रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स में से गुजरने के लिए अलाउ करता है। मतलब हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरीज हो, चाहे वो वेन्स हो, राइट, चाहे वो आर्ट्रियोल्स हो, चाहे वो वेनिकुलर्स हो, सभी जो बहुत थिन, बहुत पतली, बहुत महीन होती हैं, उनमें से भी ये इजीली निकल जाती है, क्योंकि इसका जो शेप है, इसका जो साइज है, इसका जो नेचर है, वो इसे ऐसा करने के लिए अलाउ करता है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें जेनेटिकली यानी आनुवांशिकी रूप से, यानी कि माता और पिता से एक नया ब्लड फॉर्मेशन बनता है, जिसमें RBC यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका शेप बदल जाता है और ये शेप जो है वो सिकल शेप हो जाता है, जिसे हिंदी में हम हसिया कहते हैं। हसिया आपने देखा होगा। तो ये ब्लड सेल्स कुछ इस तरीके की होती हैं, लेकिन ये हो कैसी जाती हैं? ऐसी। सिर्फ ऐसी नहीं होती बेटा, ये चिपचिपी और रिजिड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और जो बहुत ज्यादा स्टिकी चिपचिपी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका खून गाढ़ा तो हो ही जाता है, साथ ही साथ ये आपके ब्लड वेसल्स में ठीक से फ्लो नहीं कर पाता। तो शरीर के वो अंग जहां तक आपकी बहुत पतली ब्लड सेल्स जाती हैं, उन क्षेत्रों तक ये RBC, जिनके साथ हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट साथ चलता है, आपको पता होगा, इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन, राइट। हीमोग्लोबिन जो है इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ये एक पिगमेंट की तरह काम करता है, जो ना सिर्फ ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो भी करवाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस हीमोग्लोबिन को पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती सिकल सेल से अफेक्टेड ब्लड ग्रुप सेल्स, और इस वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स को यानी शरीर के सभी अंगों को ब्लड नहीं, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं।
इसी सिकल सेल का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा पाया है, लेकिन अब एक थेरेपी डिस्कवर की गई है जिसे नाम दिया गया है बिरसा 101। ये एक उम्मीद की तरह है, जिस तरीके से जनजातीय क्षेत्रों में एक उम्मीद की तरह बिरसा मुंडा खड़े हुए थे, उसी तरह से, इसीलिए इन्हें रिस्पेक्ट देते हुए इस थेरेपी का नाम बिरसा 101 रखा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमें जान लेना चाहिए वो क्या है, वो ये है कि ये CRISPR बेस्ड है, जो स्टैंड करता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसका मतलब क्या है, आप बेसिकली इसको बहुत सिंपल से फॉर्म में समझिए। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्म या इसका जो नाम है वो है मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या नाम है? मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स का मतलब क्या है? साफ तौर पर अगर मैं हिंदी में इसे कहूं तो यह है आणविक कैंची। तो इसका काम क्या है? ये जीन्स को कट कर रही है कहीं ना कहीं। देखो, ये बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम पर काम करती है। ये बिल्कुल उस तरह से जैसे बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट जैसे कि कोई वायरस या कोई और अदर फॉरेन एलिमेंट आपकी बॉडी में जब जिसे नहीं होना चाहिए वो बॉडी में एंटर करता है और उसे इफेक्ट करता है, तो जो बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम है उसमें बैक्टीरियाज उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उससे फाइट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये ब्लड में मौजूद ये जो सिकल सेल्स हैं, इन्हें इंप्रूव करने का काम करती है। बेसिकली इसके लिए ये जो तकनीक इस्तेमाल की गई है ये जेनेटिक बेस्ड तकनीक है, ये जेनेटिक्स पर बेस्ड है, इसीलिए आप इसको जेनेटिक सर्जरी का नाम दे सकते हैं। तो ये एक प्रकार की जेनेटिकल सर्जरी है। ये थेरेपी क्या है? एक अनुवांशिकी शल्य क्रिया है जिसमें एक जेनेटिकल सर्जरी इसको नाम दे दिया गया है, राइट। तो अब ये जो ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज है ये पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है? जेनेटिकल डिसऑर्डर पर बेस्ड है, इसीलिए हम जेनेटिकली इसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जहां से कॉज आया है वहीं पर उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारे यहां है कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस। सर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेलवेज। रेलवे की तरफ से करंट अफेयर हमें मिला है। इंडिया का जो सदर्न रेलवे है वहां चेन्नई में रायपुरम नाम का एक स्टेशन आता है से लेकर कर्नाटका में मंगलुरु सेंट्रल स्टेशन। चेन्नई का मतलब हो गया इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ रहा है, और मंगलुरु सेंट्रल स्टेशन कर्नाटका, दैट मींस वेस्टर्न कोस्ट जो कि अरेबियन सी से जुड़ रहा है। क्योंकि मंगलुरु जो कोस्टल एरिया है, मंगलुरु जो पोर्ट आता है उसे गेटवे टू डेक्कन भी कहते हैं हमारे यहां पर, या गेटवे टू कर्नाटका, राइट। एक वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड पोर्ट है। तो पोर्ट से पोर्ट को, किसको? बंदरगाह से बंदरगाह को रेल के माध्यम से इंट्राजोन यानी एक ही देश के भीतर का जो जोन है उसमें कनेक्ट किया जा रहा है। क्या फायदा होगा? जो पार्सल करियर्स हैं उसे फास्ट किया जाएगा, उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाएगा, ताकि पार्सल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन की जो है कॉस्ट कम हो जाए, और उसे टाइम बाउंड करके रेगुलरली किया जाएगा, यानी कि एक्यूरेट विद द टाइम, ताकि टाइमली वो अराइव हो सके, रिसीव किया जा सके, सेंड किया जा सके। तो ये भारत की पहली ऐसी सर्विस है जो रेलवे की तरफ से शुरू की गई है, जो इंट्राजोनल सर्विसेज है, एक ही देश के भीतर होनी है। इसे हम कोस्ट टू कोस्ट यानी कि तट से लेकर तट तक, पूर्वी तट में चेन्नई का रायपुरम है। कौन सा है? रायपुरम स्टेशन है, राइट, ये ईस्ट में है। और दूसरा है, मैं यहां नीचे लाकर लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मंगलुरु सेंट्रल क्या है? ये पहले मैंगलोर हुआ करता था, बाद में मंगलुरु कर दिया। मंगलुरु सेंट्रल, दो स्टेशन, ये वेस्ट में आएगा, ये वेस्टर्न कोस्ट में। तो कोस्ट टू कोस्ट, ये कर्नाटका का हिस्सा है और ये तमिलनाडु का हिस्सा है रायपुरम, राइट। तो इसको हमें याद रखना है। ये फर्स्ट इंट्राजोनल कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस सर्विस है। किसने शुरू किया है? सदर्न रेलवेज ने शुरू किया, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया जाना है कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टाइम बाउंड लॉजिस्टिक सर्विस है, समय से बंधी हुई, जो सही समय पर सही जगह पार्सल को पहुंचाने का काम करेगी। चेन्नई में रायपुरम स्टेशन से लेकर के मंगलुरु सेंट्रल, ये नीचे भी लिखा हुआ है, मैंने ऊपर भी लिख दिया है आपके लिए, आप इसको देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है मत्स्य 6000 साइंटिफिक अफेयर्स में, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्रोजेक्ट दैट वाज इनिशिएटेड बाय अर्थ साइंस मिनिस्ट्री या द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, उस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे शुरू किया है।
ये भारत का जो बेसिकली समुद्री मिशन है उसके अंतर्गत इसे शुरू किया गया है क्या? समुद्र के जल स्तर के भीतर यानी फ्रॉम द वाटर सरफेस ऑफ द ओशन से 6 किलोमीटर या 6000 मीटर गहराई तक जाकर के नए एक्सपीडिशंस करना, डिस्कवरीज करना, वाटर लाइफ को समझना, मिनरल्स को ढूंढना और एक्वाटिक लाइफ के साथ बैलेंस करने के फैक्टर्स को डेवलप करना, यानी जलीय जीवन के साथ संतुलन बनाने के कारकों को खोजना और उन्हें विकसित करना, यह इसका उद्देश्य है। इसका नाम मत्स्य 6000 इसलिए रखा गया है क्योंकि मत्स्य जो फिश यानी मछली को दर्शाता है, और 6000 इसलिए क्योंकि इसमें क्षमता है 6000 मीटर की गहराई तक जाने की। तो बेसिकली ये एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत है क्या, एक वाटर वेसल तैयार किया गया, केबिन टाइप का है। इसमें 3 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी, एक तो इसका पायलट या ड्राइवर या ऑपरेटर जो भी आप कहना चाहें, और दूसरे 2 साइंटिस्ट जो डिस्कवरी के लिए नीचे अंडर वाटर जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, जैसे एक मूवी वो राम सेतु में देखा होगा ना, एक डिवाइस सबमरीन टाइप की थी जो नीचे जाती थी समुद्र के अंदर, उस टाइप का एक केबिन टाइप का होगा। अच्छा, इसकी जो एफिशिएंसी ऑफ वाटर है वो ये है कि इसे हैवी टाइटेनियम मेटल से डिजाइन किया गया है। हैवी टाइटेनियम मेटल की वजह से ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आघात होते हैं, जो स्ट्रोक्स होंगे, उन्हें झेलने की क्षमता रखेगा और अपने आप को और अपने अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित बनाए रखेगा। प्लस नॉर्मल कंडीशंस में ये वाटर के अंदर 12 आवर्स तक स्टैंड कर सकता है, और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती भी है तो ये पानी के अंदर 96 आवर्स यानी कि 96 घंटे 96 आवर्स तक स्टैंड बाई मोड में रह सकता है और अंदर लोगों को सर्वाइवल दे सकता है। इसका मतलब सुरक्षित तौर पर ओशन डिस्कवरीज को आगे बढ़ाना, और 6 किलोमीटर 6000 मीटर बहुत ज्यादा गहराई होती है, राइट? तो यहां तक की खोजों को डेवलप करना, यह समुद्रयान मिशन का हिस्सा है। भारत ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार ने बेटा 2021 में इन द ईयर 2021 समुद्री अभियान मिशन या समुद्रयान मिशन को शुरू किया था, और उसी के अंतर्गत हमारा नया जो अचीवमेंट आ रहा है, दैट अचीवमेंट इज मत्स्ययान 6000। ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है। ये मैंड है, मतलब लोगों को लेकर जाएगा, अनमैंड नहीं है, खुद डिस्कवरी नहीं कर पाएगा। ये डीप सी सबमर्जिबल है। डीप सी सबमर्जिबल का मतलब क्या हो गया कि ये गहरे समुद्र के पानी में आसानी से गोता लगा सकता है और वापस आ सकता है, राइट? चलिए भाई, नेक्स्ट पार्ट पर हम जाते हैं, COP 31। अभी हालिया तौर पर मैंने आपको एक वीडियो में कुछ दिनों पहले COP 30 के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना? ये आपको पता होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता या नहीं देख पाए थे वो पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, जिस पर सबसे पहली बार 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में साइन किए गए थे, जिसे देशों ने अपनाया था दुनिया भर में, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था अर्थ को क्लाइमेट चेंज से बचाना, यानी कि पृथ्वी को हो रहे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से बचाना, और उसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करना। सालाना इसे आयोजित किया जाता है, इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। COP 30 इसी साल 2025 में चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 30th नंबर की है, 30th एडिशन है उसका, और वो ब्राजील के बेलम शहर में चल रही है। कहां चल रही है? ब्राजील के बेलम शहर में। लेकिन इसी दौरान कल ये डिसाइड किया गया है COP 30 की मीटिंग में सभी देशों के नेताओं ने मिलकर के कि जो अगला COP यानी कि नेक्स्ट 2026 का COP होगा वो नवंबर 2026 में टर्की में आयोजित किया जाएगा। हालांकि अब टर्की का नाम तुर्कीये हो गया है, उन्होंने अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन चेंज किया है, एंड दैट इज नॉट टर्की नाउ, इट इज तुर्कीये। और ये कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये तुर्कीये के अंतालिया शहर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अंतालिया शहर जो है वो एक प्रमुख शहर है तुर्की का। अच्छा, इसे ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करना है, ये भी ध्यान रखिए। जो टर्की में अंटालिया शहर है वहां सिर्फ और सिर्फ इसकी समिट ऑर्गेनाइज होगी, यानी सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख जो नेशन हेड होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। प्लस इसके बाद इसकी जो समिट होगी, मेनली सरकारों के मध्य जो मीटिंग्स चलेंगी लंबी, वो ऑस्ट्रेलिया में चलेंगी। उसका एक कारण है, एक तो एशिया पैसिफिक रीजन में ये कराना जरूरी था, इसके बारे में बहुत टाइम से चर्चा चल रही थी, बिकॉज एशिया पैसिफिक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायर एरिया फॉर द क्लाइमेट चेंज एट प्रेजेंट। ओशन एनवायरमेंट सबसे ज्यादा डेवलप्ड वही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट
जो नेचुरल पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई देती है वो एशिया पैसिफिक जोन में दिखाई देती है। देखो 2022 में 2022 में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की दोनों देशों ने कॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी अपनी तरफ से अपना नॉमिनेशन दिया था कि हम इसे होस्ट करना चाहते हैं। उस टाइम पर इस पर डिसीजन नहीं लिया गया और दोनों देशों में इस बात को लेकर बहस भी चल रही थी इतने टाइम से। तो फाइनली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 यानी कॉप 30 में डिसाइड किया गया है, सभी सदस्य राष्ट्रों की इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि भैया हम ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो समिट है मेन वो तुर्की में कर देते हैं और जो मीटिंग्स होंगी गवर्नमेंट्स की या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की वो हम ऑस्ट्रेलिया में चलाएंगे। तो दोनों देश इस बात में खुश हो गए। तो अब आपके लिए एक और करंट अफेयर जनरेट हो गया कि नेक्स्ट ईयर का कहां होना है। अगर ये कोई पूछता है यू विल से इट विल बी हेल्ड इन एंटालिया शहर, एंटालिया सिटी ऑफ तुर्की में। ये है एंटालिया शहर तुर्की में। 2026 में कॉप 31 होगा ये, और टर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों के दोनों इसको होस्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है या नहीं? होस्टिंग राइट्स दोनों के पास ही इसमें रहेंगे। हालांकि क्योंकि समिट तुर्की ऑर्गेनाइज करेगा तो तुर्की मेन होस्ट इसमें माना जा रहा है एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो, हाँ या ना। हालांकि ऑस्ट्रेलिया क्या लीड कर रहा है इसमें? ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसमें ऑस्ट्रेलिया विल लीड द नेगोशिएशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स। सरकारों के मध्य जितने भी समझौते और नेगोशिएशंस होंगे उन्हें ऑस्ट्रेलिया लीड करेगा, राइट। सो दीज आर दी टॉपिक्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप दीज विल हेल्प यू इन योर स्टडीज एंड यू आर स्टडिंग वेल। शॉर्ट नोट्स बनाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए, खुद से भी सीखने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को देखिए ताकि क्वेश्चंस के वैरायटीज और टाइप्स आपको समझ में आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।